Hello everyone. Welcome back to the Mronal Sir PCB 10 revision batch module. Today we will do pillar 3A, which is balance of payment, international trade, and currency exchange. Just a second, the pen is not working. One second. Yeah. Okay. So, pillar 3A. Okay. I hope if you know this number, if any one of you haven't purchased the notes and they want to purchase, you can message on this number. Along with this, you can message on this number for your doubts as well. Okay. Balance of payment, international trade, and currency exchange. Now we will start with entry into international business. International business में entry करते समय. Import export, it is the simplest form of entry into international business. कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और इवन आउटसोर्सिंग. आउटसोर्स करना, जैसे कि टाटा आईफोन बनाता है एप्पल के लिए, आउटसोर्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं. गोदरेज मेकिंग डेटॉल सोप्स फॉर रैकेट एंड कोलमैन. ठीक है. फ्रेंचाइजिंग एक सर्विसेज देना, जैसे डोमिनोज पिज्जा यूएस. ठीक है, डोमिनोज पिज्जा है जो कि जुबिलेंट फूड वर्क्स में, जुबिलेंट फूड वर्क्स इसकी इंडिया में जो वो है फ्रेंचाइजी है इसकी. ठीक है. लाइसेंसिंग जो गुड मैन्युफैक्चर्स करने के लिए, जैसे पेप्सी की वरुण बेवरेजेस है. आप लोगों ने कभी नोटिस भी किया होगा डोमिनोज वगैरह का या पेप्सी का, अगर आप पूरा डिटेल्स पीछे जो लिखा होता है ना उसमें पढ़ोगे ना, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स आपको बिल में दिखेगा, वरुण बेवरेजेस आपको उसके जो वो लगे हुए होते हैं स्टिकर्स उसमें दिखेंगे. जॉइंट वेंचर जैसे कि हीरो होंडा ग्रुप ऑफ इंडिया एंड होंडा ऑफ जापान. बाद में ये वेंचर टर्मिनेट हो गया था 2010 में, तो जॉइंट वेंचर मिलके कर लिया. होली ओन सब्सिडरीज जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इंडिया में है, 100% ओन बाय स्टैंडर्ड चार्टर बैंक यूके, पेरेंट कंपनी है इसकी. ठीक है. तो ये होली ओन सब्सिडरीज हो गए. तो ये अलग अलग तरीके की बिजनेस में एंटर करते समय कुछ अलग अलग तरीके हैं. ठीक है. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन. सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन इज इंडियन एक्सपोर्टर में हैव टू गेट दिस फ्रॉम एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया. सीईआईसी से आपको लेना होता है, विच कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है. सपोज मान लीजिए यूएसए ने बैन किया हुआ है चाइनीज का सी फूड, तो इंडियन एक्सपोर्टर को एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा यूएसए के लिए कि माय प्रोडक्ट इज फ्रॉम इंडिया, चाइना से नहीं है. मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन अलग है. ठीक है. डीमरेजेस क्या होता है? जैसे कि मुंद्रा पोर्ट ओनर है अडानी, वो डिमांड कर रहा है पेनल्टी फीस फ्रॉम द इंपोर्टर एक्सपोर्टर शिपिंग कंपनी. अगर किसी ने भी डिले, इफ देर इज एनी डिले इन लोडिंग और अनलोडिंग कार्गो, तो डीमरेजेस एक एक अमाउंट चार्ज कर ली, पेनल्टी चार्ज कर ली कि अगर कोई भी डिले वगैरह होता है लोडिंग और अनलोडिंग के टाइम पे पोर्ट में. ठीक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को पता होगा, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग अ बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू पे सम ऑफ द अग्रीड अमाउंट ऑन डिमांड और ऑन स्पेसिफिक डेट एज मेंशन ओवर द इंस्ट्रूमेंट. कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया कि भाई उसमें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक पेपर जैसा डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें लिखा है कि इतना पैसा देना है इस डेट पे, तो हमने डिमांड कर लिया तो पैसा दे दिया, देना पड़ेगा. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस इज वेरी सिंपल. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है. सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में हो रही है एक पर्टिकुलर साल में, यूजुअली एक साल में. बीओपी को डिवाइड करते हैं हम दो पार्ट में, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. ठीक है. अब करंट अकाउंट के अंदर क्या आते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आते हैं? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ईसीबी. ठीक है. प्राइमरी इनकम क्या है इसमें? वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट. सेकेंडरी इनकम कहाँ से आती है? रेमिटेंसेस, गिफ्ट, डोनेशन, जिसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज भी आती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं. बट कैपिटल अकाउंट में क्या आ गई हमारी, जैसे बड़ी वो जो होती है इन्वेस्टमेंट वगैरह, नॉन रेजिडेंस इन्वेस्टमेंट इन बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसमें आती है. अब जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में आ गया विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स. इनविजिबल गुड्स लाइक सर्विसेज, ट्रांसफर, इनकम. ट्रांसफर्स कौन कौन से हो गए? जैसे रेमिटेंसेस, गिफ्ट, डोनेशन. इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड. ठीक है. इनकम के अंदर एक और चीज आ गई, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड. ठीक है. कैपिटल के अंदर आ गया इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, जैसे कि एफडीआई होता है और एफपीआई होता है. अप टू 10% अगर है तो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एफडीआई अगर मोर देन 10% है. डेट और लोन्स हो गए जैसे कि सोवनियन और प्राइवेट, और एक बैंक डिपॉजिट. तो ये सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं. ठीक है. अब देख लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी. 2020-21 में था 0.9% रियलिटी. 2021-22 में डेफिसिट पे रहे.
एंड 2022-23 में भी डेफिसिट रहा, पॉसिबली 3% के आसपास कुछ। फाइनल डेटा येट टू रिलीज बट दीज आर प्रोजेक्शंस, ठीक है, ये डेटा आप अपडेट कर सकते हो जो अब आ चुका होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। इसमें हम उसकी बात नहीं करते, यूनिलेटरल ट्रांसफर या सर्विस, उसकी बात नहीं करते, सर्विस मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वगैरह और अपने कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसमें बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, एंटिटी और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, एंटिटी इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। जैसे इंडिया के लिए यूजुअली 100 से कम रहता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। तो एंटिटी होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू 100। तो अगर हमें चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेटर कंडीशन में रहे तो हमारा 100 से ज्यादा ही होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय एक्सपोर्ट इनटू 100। इंडिया के लिए अगेन 100 से कम है, ठीक है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स QIE, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू QIE। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड अभी अपन ने देखा, इसको ऊपर बोलते भी हैं, तो ITT होता है ऊपर वाले का मल्टीप्लाई बाय QIE। ये कुछ 3-4 फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंडिया टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स किस किस में होते हैं, मेरीन प्रोडक्ट्स, नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस, शुगर, बफलो मीट, बासमती राइस, कॉटन, व्हीट, कैस्टर ऑयल और मिसलीनियस प्रोसेस्ड फूड, ठीक है। इंडिया ट्रेड पार्टनर कौन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, टॉप डेस्टिनेशन कौन है इंडिया एक्सपोर्ट्स के, USA, UAE, नीदरलैंड और बाकी पार्टनर जैसे बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी। बट इंडिया के इंपोर्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, चाइना, कहाँ से आते हैं, चाइना, UAE, गोल्ड और क्रूड ऑयल आता है, आपको पता है, USA, सऊदी अरेबिया, इराक, स्विट्जरलैंड, हांगकांग डायमंड्स के लिए, इंडोनेशिया ड्यू टू पाम ऑयल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये टॉप सोर्सेज हैं, डेस्टिनेशंस हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंडियन इंपोर्ट्स के। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया ट्रेड पार्टनर्स, ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है, ट्रेड डेफिसिट्स दैट इज इंडिया इंपोर्ट्स मोर बट एक्सपोर्ट लेस टू दीज नेशंस, ठीक है। और ट्रेड सरप्लस क्या होगा, जिसमें इंडिया क्या कर रही है, ज्यादा इंपोर्ट कम कर रही है और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, ऑफकोर्स सरप्लस है, इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। अब लार्ज ट्रेड डेफिसिट किस किस के साथ है, हमारा ट्रेड डेफिसिट किस किस के साथ चल रहा है, चाइना के साथ, क्योंकि चाइना में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते आते हैं टॉयज, तो इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, ओवर $50 बिलियन। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारा ऑयल आता है, इराक, सऊदी, कतार से, तो उस वजह से उनके साथ ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। स्विट्जरलैंड से गोल्ड और लग्जरी आइटम्स आते हैं, तो उस वजह से ज्यादा है। साउथ कोरिया से मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है, ज्यादा है। बट ट्रेड सरप्लस किस किस के साथ है, USA, क्योंकि हम लोग केमिकल्स, टेक्सटाइल सर्विसेज देते हैं। ब्रिटेन, नीदरलैंड, टर्की के साथ, क्योंकि हम लोग इनको टी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल सपोर्ट वो करते हैं एक्सपोर्ट। बांग्लादेश, नेपाल, फूड, मेडिसिन एंड व्हीकल्स के लिए। इंडिया टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है, USA, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया एंड हांगकांग, विद whom we have largest value of import and export relations, ठीक है। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं और इनके ऑर्गेनाइजेशन कौन रिपोर्ट निकालता है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ वर्ल्ड बैंक निकालता है, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है, IOM जिसको कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है UN का। तो ये 2 रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है ये आपको पता होनी चाहिए, ये यूजुअली पूछा जाता है पेपर में। रेमिटेंसेस माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी भारतीय दिवस दिवस, PBD, तो 2023 में इंडोर MP में आया था, ये निकाला गया था, थीम गई थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, अभी रिसेंट का है क्योंकि। डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज, नोडल मिनिस्ट्री डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, पता होना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन, बिफोर द 1991 LPG रिफॉर्म से पहले सिर्फ ONGC एंड अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज वर अलाउड टू एक्सप्लोर द ऑयल, गैस एंड हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स इन इंडिया। बट जब 1991 लिबरलाइजेशन नॉर्म्स आए, दिस सेक्टर वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो पहले सिर्फ ONGC और बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, बट अब 1991 के बाद प्राइवेटाइज कर दिया, ये आपको पता भी होगा, LPG पॉलिसीज जो आई थी। 1997 में न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी टू अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी यूजिंग बिडिंग एंड ऑक्शन सिस्टम, ठीक है। बिडिंग और ऑक्शन सिस्टम के थ्रू इनको क्या कर दिया गया, अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। नेक्स्ट आता है NELP प्राइमरी लिमिटेशंस वर्क, NELP यानी कि वही अभी जो मैंने आपको बताया, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसके कुछ लिमिटेशंस थे। क्या लिमिटेशंस थे, जनरलाइज आपको पास पता होना चाहिए, इतना काम का नहीं है। लाइक सेपरेट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट वर्कड ऑन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट,
वेयर इन दी ऑयल एक्सप्लोरर विल पे अ शेयर टू गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज भी देना पड़ रहा था. However, Indian producers allegedly exaggerated their production cost to show less profit. Government कम कमा पा रहे हैं and will do more inspector raj to check account books. No ease of doing best. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई. उसके बाद हमारे इसलिए क्या आया, हेल्प पॉलिसी आई 2016 में. नेल्प को रिप्लेस कर दिया गया हेल्प से. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी को कर दिया गया हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी. इसके अंदर ये सारी चीजें लिमिटेशंस को सॉल्व कर दी गई, जैसे कि सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस सफिशिएंट टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस ऑल द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द गिवन एरिया, ऑयल, गैस, कोल बेड, मीथेन, शेल गैस, टाइट गैस एंड गैस हाइड्रेट्स. गवर्नमेंट टू रिसीव अ शेयर फ्रॉम ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑयल गैस इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी का कितना भी प्रॉफिट है, एक पर्टिकुलर शेयर ही मिलेगा. गवर्नमेंट हैज नॉट टू इंटरफेयर इन द मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ द ऑयल एंड गैस. Relax norm for the exploration in offshore areas because they have higher risk and higher cost of प्रोडक्शन. ठीक है, और दूसरी चीज ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसीज आई, बेसिकली ऑयल के लिए आई थी कि कंपनी अपनी मर्जी से एक एरिया चूज कर सकती है कि हम लोग यहाँ पे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो कंपनी अपने हिसाब से अब चूज कर सकती है, गवर्नमेंट का हर जगह इंटरफेरेंस नहीं है. तो कंपनी कैन पिक एंड चूज द ब्लॉक्स फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एरिया इवन इफ नो स्पेसिफिक बिड्स आर इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट बिफोर. गवर्नमेंट ने बोला ना हो तब भी, कोई बिड नहीं दी हो तब भी कंपनी रिसर्च करके देख सकती है कि हाँ हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं. देन गवर्नमेंट विल इनवाइट अदर कंपनीज फॉर ऑक्शन. 2019 जुलाई में गवर्नमेंट ने फिनिश कर दी ऑक्शनिंग प्रोसेस ऑफ हेल्प ओलैप. अराउंड राउंड 2 और राउंड 3 गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया. जो भी राउंड 2 और राउंड 3 था, इतनी डिटेल अपन को जानने की नीड नहीं है, बट ये गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया था. ठीक है, ऑक्शनिंग प्रोसेस इसका. नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट पेट्रो कंपनीज जैसे कि विशाखापट्टनम आंध्र में, चांदीपुर ओडिशा, पडोर एंड मैंगलोर कर्नाटका में, ये सारी हमारी पेट्रो कंपनी है जहाँ पे पेट्रोल प्लेसेस है. ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रॉक केविन फैसिलिटीज, पता भी होगा आप लोगों को, मोर सिक्योर है एंड सेफ ड्यूरिंग एयर स्ट्राइक्स, मोर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली दैन कन्वेंशनल अबव ग्राउंड स्टोरेज टाइम्स. ऊपर रखने से अच्छा अंडरग्राउंड बहुत ज्यादा ये सेफ है वगैरह वगैरह है, सिक्योर्ड है, सेफ है, एयर स्ट्राइक्स वगैरह में काम आता है, इकोनॉमिकल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है. ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड ओपेक. ओपेक आप लोगों को पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. 1961 में इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. कौन कौन सी कंट्रीज का ग्रुप है? सऊदी, यूएई, वेनेजुएला, ईरान, इराक एंड बहुत सारी कंट्रीज. टोटल 14 मेंबर्स थे. हेडक्वार्टर वेनिया सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में है. कटार विड्रू हो गया था, रशिया इज नॉट अ मेंबर. ठीक है, कटार ने विड्रॉ कर दिया. क्रूड ऑयल की थ्योरी क्या है? कार्टेल एक एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है जो कल्यूड करते हैं टू कीप द प्राइसेस हाई एंड कीप द कॉम्पिटिटर्स अवे, की कॉम्पिटिटर्स को दूर रखे. कार्टेल तो आप लोगों को पता भी होगा. ठीक है, स्वीट क्रूड ऑयल लो सल्फर कंटेंट. ठीक है, सोर क्रूड क्या होता है? हाई सल्फर कंटेंट. ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स टू मेजर द क्रूड ऑयल प्राइसेस मेनली इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप. एक इंडेक्स है जो बताता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस कैसी है, मेनली नॉर्थ वेस्ट यूरोप में. एक 1 बैरल इक्वल्स टू कितने होते हैं? 1 बैरल में कितना लीटर ऑयल होता है? 159 लीटर्स ऑफ ऑयल होता है अप्रोक्सीमेटली. प्राइस कैप रशियन ऑयल 2022. इन 2022 G7 ग्रुप ऑफ नेशंस यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, जैसे कि जिसका शॉर्ट फॉर्म समथिंग वाज दिस. ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा. agreed to cap the price of Russian oil to reduce Russia's ability to finance its war on Ukraine. ठीक है, 2022 में G7 ग्रुप ऑफ जो नेशंस थे, इन कंट्रीज के, इन्होंने एग्री कर दिया टू रशियन ऑयल को, जो भी ऑयल सप्लाई करना है उस पर क्या कर दिया? कैप लगा दिया प्राइस पे, टू रिड्यूस दी रशिया एबिलिटी टू फाइनेंस इट वॉर. जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, रशिया के लिए कैप लगा दिया कितनी प्राइसेस मैक्सिमम है, जिससे कि वो लोग वॉर ना कर पाए यूक्रेन के साथ. ठीक है, ये आपने सुना भी होगा उस टाइम पे, अभी जो 2022 में बहुत चल रहा था. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में जो आई, इस स्कीम में आरबीआई ने अलाउ किया कमर्शियल बैंकों की एक्सेप्ट करे कस्टमर्स आइडल गोल्ड ज्वेलरी फॉर 1 ईयर टू 15 ईयर टेन्योर. 2019 में आरबीआई ने अलाउ किया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिपॉजिट देयर गोल्ड इन दी कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, कमर्शियल बैंक पे द डिपॉजिटर्स अप्रॉक्स 2% ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं. मिनिमम 30 ग्राम टू मैक्सिमम एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड कैन बी डिपॉजिटेड. हम डिपॉजिट कर सकते हैं. Gold goes to Metals and Minerals Trading Corporation of India. Gold sold to jewelers, electronic circuit companies, and some of gold is also used for minting Indian old coin. ठीक है, समझ आ गया गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये कहती है आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि जो कमर्शियल बैंक है वो कस्टमर्स की गोल्ड ज्वेलरी एक्सेप्ट कर सकता है 1 to 15 ईयर्स के टेन्योर के लिए.
ठीक है। और आरबीआई ने अलाउ किया है जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोग भी अपना गोल्ड कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करता है, इसके बदले में डिपॉजिटर्स को 2% अप्रॉक्स इंटरेस्ट देता है। मिनिमम 30 ग्राम का गोल्ड रखना होगा और मैक्सिमम आप कितना भी गोल्ड रख सकते हैं। जो भी गोल्ड है वो कहाँ चला जाता है, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गोल्ड किसको बेचा जाता है, जूलर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपनीज, और कुछ कुछ गोल्ड तो मिंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, इंडियन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। Upon maturity, you can redeem deposit in the form of gold coin, bars or cash. The profit exempted from capital gain tax. ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सोवनियन गोल्ड कॉइन 2015। इंडियन सोवनियन गोल्ड कॉइन 2015 या इशूड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अवेलेबल है डिनोमिनेशन में 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। दीज गोल्ड, ये गोल्ड कॉइन्स फिएट मनी नहीं है क्योंकि हम इसको लीगली यूज नहीं कर सकते। एंड बिकॉज नॉट इशूड अंडर द पावर्स ऑफ कॉइनेज एक्ट, दे डोंट बियर एनी मार्किंग्स इंडिकेटिंग रूपी डिनोमिनेशन। ठीक है। उनकी मार्किंग सिर्फ गोल्ड ग्राम इंडिकेट करता है, तो दे आर नॉट फिएट मनी, हेंस दे आर नॉट लीगल टेंडर। बेनिफिट क्या है, ट्रस्टेड प्योरिटी, इजीली रीसोल्ड हो सकते हैं, इजी लिक्विडिटी है, और प्रॉफिट अगर है क्योंकि गोल्ड प्राइस बढ़ती रहती है तो प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है। इसलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट भी करते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, नेचुरल डायमंड्स होते हैं और एक होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। फॉर्मेशन के फॉर्म्ड इन द अर्थ मेंटल विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो नेचुरल डायमंड्स है। बट लैब ग्रोन डायमंड्स आर ग्रोन इन लेबोरेटरी यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं नेचुरल को, इनको हफ्ते लगते हैं बनने में। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी यही है, प्योर कार्बन इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, वेरी हार्ड, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनकी भी सेम ही होती है। ठीक है। कॉस्ट ये है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये कम एक्सपेंसिव होते हैं देन नेचुरल। एथिक्स और इन्वायरमेंट की बात करूँ तो डिफॉरेस्टेशन आता है, चाइल्ड लेबर होती है अफ्रीकन माइंस में, बट ये मोर एथिकल एंड सस्टेनेबल है। ठीक है। जीआई टैग, जिसको हम जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, ये वो साइन है जो प्रोडक्ट्स में दिया जाता है जिसकी स्पेशल जोग्राफिकल ओरिजिन या कुछ यूनिक क्वालिटीज की वजह से उस चीजों को दिया जाता है, जैसे दार्जिलिंग की टी। तो इट इज अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स विद स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन एंड यूनिक क्वालिटीज ड्यू टू दैट ओरिजिन। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये पहली चीज, पहला एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने जीआई टैग ऑब्टेन किया था इंडिया से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। जीआईआर गवर्न अंडर, जीआई टैक्स किसके अंदर गवर्न किए जाते हैं, डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स, विच इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट्स, एंड इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में जो आया। वंस अ प्रोडक्ट गेट जीआई टैग, इट्स वैलिड फॉर 10 इयर्स के लिए ही वैलिड है, बाद में रिन्यू कराया जा सकता है। जीआई नेम कोई और इंसान मतलब कैन नॉट बी यूज फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड ऑफ द डेजिग्नेटेड रीजन। अगर ये वेस्ट बंगाल का है तो अगर कोई बाहर भी इसको ग्रो कर देता है तो उसको जीआई टैग नहीं मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज पार्टी क्या होगी, पनिश की जाएगी अंडर द लॉ। ठीक है। इंटरनेशनल नोडल कौन है, यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है। इंडियन नोडल कौन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में होती है। ठीक है। जीआई लोगो, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्रिएट किया लोगो फॉर जीआई प्रोडक्ट्स विद टैग इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव टू फॉरेन बायर्स। ओके। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।